भारत को जब आजादी मिली थी तब भारत एक पैट्रियार्कल सोसाइटी था। अगर जॉब की बात की जाए तो फीमेल्स को इतना अलाउ नहीं था कि वो बाहर जाके जॉब करें, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, एजुकेशन का पेनिट्रेशन हुआ, अवेयरनेस हुई, उसी के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एम्प्लॉयमेंट दोनों में एनहांसमेंट देखी गई। पर 1997 में एक इंसिडेंट हुआ था। उसमें यह हुआ था कि एक फीमेल सोशल एक्टिविस्ट थी, राजस्थान में थी वो, और उस दौरान उन्होंने राजस्थान में एक चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश करी थी, और उसके रिटेलिएशन में जो फैमिलीज इन्वॉल्व थी उन्होंने उन फीमेल सोशल एक्टिविस्ट के साथ फिजिकल असॉल्ट किया। अब अगर हम उन फीमेल सोशल एक्टिविस्ट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी, इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थी, इस वजह से वो अपनी आवाज जुडिशरी तक नहीं पहुंचा पाई। इस वजह से ये जो मामला था वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाया, ठीक है, इसको आवाज नहीं मिल पाई। पर कुछ एनजीओज जो हैं वो साथ आए और उन्होंने फिर इस फिजिकल असॉल्ट को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, और 1997 में फिर विशाखा गाइडलाइंस जो है वो जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसके बेसिस पे 2013 में पॉश एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये जो लॉ है प्रॉपरली ये पास हुआ पार्लियामेंट में। पर आज 10 साल पूरे हो चुके हैं पॉश एक्ट को पास हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये बोला है कि पॉश एक्ट 10 साल हो चुके हैं पॉश एक्ट को बने हुए, पर अभी भी प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं है। अब क्यों ऐसा है ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज जो है हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्कप्लेस। इसमें जो एक्ट है पॉश एक्ट, उसमें क्या इश्यूज हैं, क्यों वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि रेसलर्स प्रोटेस्ट, ठीक है, हमारे जो रेसलर्स हैं, ठीक है, वो प्रोटेस्ट में हैं, उसी के अराउंड ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्योंकि अगर हम बात करें पॉश एक्ट की, ठीक है, पॉश एक्ट की अगर बात करें तो उसमें ICC, ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बहुत से ऐसे फेडरेशंस हैं भारत में, स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जहां पे अभी तक ICC जो है वो उसका गठन नहीं हुआ है, और ये इंक्लूड करता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी। तो इसी वजह से जो रेसलर्स प्रोटेस्ट है उसके अराउंड ये स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जिसमें आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो पॉश एक्ट है ये किस वजह से इंप्लीमेंट हुआ। हालांकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि कैसे 1997 में जो एक्टिविस्ट थी, जो फीमेल एक्टिविस्ट थी, उनके साथ किस तरीके से फिजिकल असॉल्ट किया गया, उसके बाद उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, पर बहुत सारे NGOs जो है वो उनके साथ आए, और उनके साथ जो इश्यूज हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, और उसके बाद विशाखा गाइडलाइंस जो है वो रिलीज की गई थी, या वो जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि पॉश एक्ट जो है वो आया क्यों था। अब इसमें इश्यूज क्या क्या है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज आपसे इस तरह से इसके प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ इसका एनालिसिस पार्ट तो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। तो अभी बोला क्या है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले ये देख लो कि 10 years after the sexual harassment of women at workplace, यानी कि पॉश एक्ट came into force, the Supreme Court bench of India said there are serious lapses and uncertainty regarding its implementation। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल पास हो गए हैं पॉश एक्ट को, पर अभी भी इस एक्ट में सीरियस लैप्स है, और साथ ही साथ अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग इट्स इंप्लीमेंटेशन। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुत से स्पोर्ट्स फेडरेशन है भारत में जहां पे प्रॉपरली ICC अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, या इसका गठन नहीं किया गया है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया कि विशाखा गाइडलाइंस आपसे एज इट इज प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, UPSC में शायद ना पूछे, पर स्टेट PSCs में आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है कि विशाखा गाइडलाइंस इज रिलेटेड टू, ये जो विशाखा गाइडलाइंस है, ये इसका नाम विशाखा क्यों दिया गया? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे NGOs जो हैं वो साथ में आए थे, और उसमें एक NGO था विशाखा, तो उन्हीं के बेसिस पे विशाखा गाइडलाइंस का नाम रखा गया है, विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, हालांकि बहुत ज्यादा एग्जाम रेलेवेंट नहीं, पर थोड़ा सा मैंने आपको सोचा कि ये चीज भी बता दूं। तो थोड़ा सा हिस्ट्री को और समझें। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 2007। सबसे पहले 2007 में जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था, बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर ये आपका उस वक्त ये पास नहीं हो पाया था, किन्हीं कारणवश 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ था, पर पास नहीं हो पाया था। ये फाइनली आपका पास हुआ था 9 दिसंबर 2013। 9 दिसंबर 2013 को कुछ अमेंडमेंट दिया गया था, जिसके बाद जो आपका पॉश एक्ट है, ठीक है, जो पॉश एक्ट है ये पूरी तरीके से पार्लियामेंट से पास हो गया था। इसी वजह से 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, 10 साल हो चुके हैं इस एक्ट में, और इसमें अभी भी कुछ ना कुछ आपके सीरियस लैप्सेस है, और साथ ही साथ आपका अनसर्टेनिटी है।
अब देखिए इस एक्ट में प्रोविजंस क्या क्या है, ठीक है, इस एक्ट में प्रोविजंस क्या क्या है। अब ये आपका ये जो पॉश एक्ट है ये आपका डिफाइन करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, एट वर्क प्लेस। अब देखो वो जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया था 1997 में, ठीक है, जो 1997 में राजस्थान में इंसिडेंट हुआ था, जिसके वजह से ये विशाखा गाइडलाइन जो है ये आई थी, या सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया था, उसमें जब उन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ या चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश करी थी, तो वो अपना काम कर रही थी, यानी कि वो अपने वर्क प्लेस पे थी। इसी वजह से ये जो विशाखा गाइडलाइंस है ये आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैसे रोका जा सकता है या कैसे इसे कर्ब किया जा सकता है, इस वजह से ये एक्ट जो पास किया गया था, क्योंकि 1997 में सॉरी जो इंसिडेंट हुआ था वो वर्क प्लेस के दौरान हुआ था। इसी वजह से ये एक्ट जो है आपका रोकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, और साथ ही साथ ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से कौन से एक्ट्स हैं जिस वजह से जो आपका डिफाइन करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट को एट वर्क प्लेस। जैसे आपका फिजिकल कांटेक्ट हो गया, ठीक है, सेक्सुअल एडवांसेस हो गया, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स हो गया, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है, शोइंग पोर्नोग्राफी हो गया, ये सारी चीजें जो है आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में इंक्लूड की जाती है। साथ ही साथ अनवेंकल फिजिकल हो गया, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट भी जो आपका सेक्सुअल नेचर में है उसको भी आपका इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है कि भाई ये भी आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट है एट वर्क प्लेस। तो प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली इसमें डिफाइन किया गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है क्या, क्योंकि देखो कोई भी लॉ है ना, कोई भी लॉ अगर पास हो रहा है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि प्रॉपरली इसका डिफिनेशन हो, प्रॉपरली इसे डिफाइन किया जाए। तो भाई ये चीज में इस एक्ट में प्रॉपरली सारी चीजें बताई गई हैं, सारी चीजें समझाई गई हैं, ठीक है। इट ऑल्सो लिस्ट डाउन 5 circumstances that would constitute sexual harassment if they are connected to the above mentions। ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ 5 इंस्टेंसेस, 5 circumstances भी दिए हैं जहां पे ये सारी अगर चीजें हो रही हैं तो उसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में जो है इंक्लूड किया जाएगा। ये सारी चीजें आप स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर आपका मेंस में क्वेश्चन आ रहा है एनालिसिस पार्ट का, तो आपको थोड़ा सा जो है वो प्रोविजंस बताने होंगे, ठीक है, पॉश एक्ट के बारे में। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पर थोड़ा सा आपको स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताना होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी आईसीसी, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में टर्म लिया था, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है आपका पॉश एक्ट में। अब ये इसका काम क्या है, ठीक है, इसका काम क्या, आईसीसी का काम क्या है। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 10 इंप्लॉइज या उससे ज्यादा, ठीक है, 10 या 10 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं, तो उनको मैंडेटरी है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाने की, ठीक है, इट इज मैंडेटरी। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना भाई, इस तरह से स्टेटमेंट्स आपसे यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में पूछे जा सकते हैं, मैंडेटरी और वॉलंटरी। तो ये मैंडेटरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे 10 या 10 से कम है आपके इंप्लॉइज, तो क्या वहां पे कमेटी नहीं बनाया जाएगा? उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी बनाई जाएगी, वो होगी आपकी लोकल कमेटी, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 10 या 10 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं वहां पे आपकी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाएगी। वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 10 से कम इंप्लॉइज हैं वहां पे आपकी लोकल कमिटीज बनाई जाएगी, ठीक है, लोकल कमिटीज बनाई जाएगी। ये भी आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि स्कीम्स में क्या हो रहा है ना, जो भी एक्ट पास होते हैं या स्कीम्स पास होती हैं उसमें डी प्रोविजंस भी पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंट का जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी में स्पेशली, तो ये चीज भी ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें सॉल्व करने की, ठीक है, ये किस तरीके से आईसीसी जो है, ठीक है, अब आईसीसी जो है वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी अगर उनके सामने कुछ भी ऐसा केस आ रहा है, तो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो थ्रू कंसिलिएशन, ठीक है, थ्रू कंसिलिएशन। अब इसमें भी कंडीशन ये है कि ये जो कंसिलिएशन हो रहा है, ठीक है, कंसिलिएशन यानी कि बातचीत, ठीक है, बातचीत से संवाद सॉल्व करने की कोशिश होती ना, पहले बातचीत की जाती, कंसिलिएशन किया जाता है, उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर फर्दर एक्शंस लिए जाते हैं। तो कंसिलिएशन का एक तरह का मतलब है बातचीत, ठीक है, पर कंसिलिएशन आपका फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है, फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि कोई जो कन्विक्ट है वो कुछ फाइनेंशियल, ठीक है, कुछ पैसे दे दे रहे हैं, उसके बाद इसको सॉल्व किया जा रहा है या रिजॉल्व किया जा रहा है, तो कंसिलिएशन हो सकता है पर वो फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं होगा। हो सकता है कि जिन पे जो भी कॉन्विक्ट है वो सॉरी कह सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, जो भी है, कैसे भी कंसिलिएशन हो सकता है, पर वो फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं होगा, इसको भी ध्यान रखना।
साथ ही साथ कमिटी जो है वो इनिशिएट कर सकती है इंक्वायरी टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन इट विच फाइंड्स, यानी कि कंसिलिएशन के बाद, ठीक है, कंसिलिएशन के बाद आपका फिर कमिटी के पास, ठीक है, यानी कि आईसीसी, ठीक है, कमिटी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, इनके पास फिर वो जुरिसडिक्शन रहेगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब समझ लो कंसिलिएशन से सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, कंसिलिएशन से सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद ऑप्शन क्या है, द एम्प्लॉयर हैज टू फाइल एन एनुअल, ठीक है, कंसिलिएशन से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके बाद आईसीसी के पास पावर है कि वो फर्दर या तो एफआईआर का प्रोसेस किया जा सकता है या अपने हिसाब से किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो पहले कंसिलिएशन, अगर कंसिलिएशन से नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, कंसिलिएशन से अगर रिजॉल्व नहीं हो रहे मामले तो उसके बाद फर्दर एक्शंस लिया जा सकता है आईसीसी के थ्रू, ठीक है। अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की अगर हम बात करें तो इनको एक एनुअल ऑडिट रिपोर्ट बनाई रहती है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात करें तो इनको एक एनुअल ऑडिट रिपोर्ट बनानी रहती है, और वो किसको जमा करनी रहती है, वो करनी रहती है आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और बताना रहता है कि कितनी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स आई हैं, ठीक है, कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और कितने उन कंप्लेंट्स पे एक्शन लिया गया है, कितना उन कंप्लेंट्स पे एक्शन लिया गया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहली बात तो पॉश एक्ट में क्या है, एक बार फिर से समझो, पॉश एक्ट है, पॉश एक्ट में मैंडेटरी किया गया है आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या करेगा, ये दो तरीकों से रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, एक तो कंसिलिएशन के थ्रू, ठीक है, एक आपका कंसिलिएशन के थ्रू, अगर कंसिलिएशन से बात नहीं हो रही, और ये कंसिलिएशन आपका फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके का पैसे से ये रिजॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर कंसिलिएशन से बात नहीं सॉल्व हो रही है तो उसके बाद या तो एफआईआर या आईसीसी, ठीक है, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है उस हिसाब से वो एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आईसीसी को क्या करना रहता है, आईसीसी को एनुअल ऑडिट रिपोर्ट भी देनी रहती है, या एनुअल ऑडिट रिपोर्ट बनानी रहती है, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, और इस रिपोर्ट में सारी चीजें मेंशन की जाती हैं कि कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और कितनी कंप्लेंट्स पे एक्शंस लिया गया है, ताकि पता चलता रहे कि हाँ कितने ये जो पॉश एक्ट है कितना ये सॉल्व हो रहे हैं, किसके अभी कितना ये इशू है, ये सारी चीजें पार्शियली हो सके। इसी वजह से अगर आईसीसी का ही गठन नहीं रहेगा, ठीक है, अगर सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन में आईसीसी ही नहीं है, तो जब आईसीसी ही नहीं रहेगी तो रिपोर्ट भी नहीं बनेगा। अब भाई जब रिपोर्ट ही नहीं बनेगी तो कुछ ज्यादा आइडिया भी नहीं रहेगा कि कितना जो वर्क प्लेस है उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स फेडरेशन है, क्योंकि देखिए मामला जो है ना ये आपका रेसलर प्रोटेस्ट से रिंग किया गया है, ठीक है, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वहां पे भी आपका इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं गठन की गई, और जितने भी हमारे रेसलर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो चीफ है इस वक्त या जो चेयरपर्सन है आपका डब्ल्यूएफआई का, तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आईसीसी आपके स्पोर्ट्स फेडरेशन में नहीं है, इस वजह से ये सारी चीजें जो है ये आपकी हो रही हैं। तो इस वजह से ये जो पॉश एक्ट है, जो ऑब्जेक्टिव ये था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे खत्म कर दिया जाए, अब जिसमें मेन पॉइंट है या जो मेन बॉडी है आईसीसी, अगर वही एस्टैब्लिश नहीं रहेगी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ऑब्वियस ही बात है जो पॉश एक्ट है जितना इफेक्ट या जितना इंपैक्ट उसका पड़ना चाहिए उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 16 आउट ऑफ 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस इन द कंट्री हैज नॉट कंस्टिट्यूटेड एन आईसीसी टिल डेट, यानी कि 10 साल हो गए हैं जिसमें से आपके 16 स्पोर्ट्स फेडरेशन ऐसे हैं, इंक्लूडिंग रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका करंट से लिंक्ड है, ठीक है, करंट से भी लिंक्ड है, और आपका ये आपका पॉश एक्ट, ठीक है, ये आपका स्टैटिक भी हो गया, इस तरह से आपका स्टैटिक और करंट लिंक्ड होता है। पॉश एक्ट पास हुआ है 2013 में, ठीक है, करंट की न्यूज नहीं है, पर अभी जो रेसलर्स प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आपका पॉश एक्ट आया है, तो इस वजह से स्टैटिक की न्यूज करंट में आ गई। तो इस तरीके से स्टैटिक एंड करंट का लिंकेजेस होता है, ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि किस तरीके से लिंक किया जाता है। सेकंड, और क्या इश्यूज हैं, ठीक है, इश्यूज क्या, क्योंकि आपको इश्यूज दिखाने होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज ये है कि 16 में से 30 जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन उसमें 16 में से आपका आईसीसी कंस्टिट्यूटेड नहीं है। सेकंड क्या है, वन ऑफ द कंसर्न इज दैट द एक्ट डज नॉट सैटिस्फैक्टरली एड्रेस अकाउंटेबिलिटी। अब देखो सबसे बड़ा इशू ये क्या है, अब एक्ट में जो पॉश एक्ट पास हो गया, ठीक है, पॉश एक्ट आपका पास हो गया, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन में आईसीसी अगर कंस्टिट्यूट नहीं की गई है, ठीक है, तो अब ये किसकी अकाउंटेबिलिटी बन रही है, किसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी या किसकी जवाबदाही बनेगी कि भाई आईसीसी को गठन नहीं किया गया, क्योंकि अब जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, अगर आपको पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है,
और आपको किसी को जवाब नहीं देना है कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं। शायद आप अपने हिसाब से पढ़े और उतना घंटा ना पढ़ पाए, पर अगर वहीं आपके फादर हो या मदर हो, आप वो बोला हो आपसे कि भाई हमें आप डेली बताना कि आप क्या क्या पढ़े हो, पूरे दिन में आप क्या क्या पढ़े हो, तो आप फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे जवाब देना है। ठीक है भाई, सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या किया, सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या किया, मुझे एंड ऑफ द डे ये बताना है अपने घर वालों को। तो इस वजह से, उस डर की वजह से आप फिर चाहे चीजें पढ़ोगे प्रॉपरली। इसी वजह से अगर ये अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, अगर एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है कि अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अगर ये नहीं बनाई जा रही है, तो अगर ये नहीं बन रही किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन में, तो इसकी जवाबदाही किस पे जाती है। तो इस वजह से आईसीसी का गठन ना होना, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ना होना, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं डिफाइन की गई है इस एक्ट में। ठीक है, इस एक्ट में अकाउंटेबिलिटी नहीं डिफाइन की गई है। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। इसी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, 10 साल हो गया पॉश एक्ट को, पर अभी भी इश्यूज है। Stakeholders also point out how the law is largely inaccessible to women workers in the informal sector। अब देखो क्या होता है, अगर हम वुमेन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 80% जो महिलाएं हैं, जो फीमेल है, वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में। एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है आईसीसी की। अब उसमें भी बहुत से लोगों को पॉश एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। पॉश एक्ट के बारे में बहुत सी ऐसी फीमेल हैं जो वर्क कर रही हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, स्पेशली उनको जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कुछ एक्ट भी है, ऐसी कुछ कमिटी भी है। क्योंकि भाई इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, उनके यहाँ आईसीसी ही नहीं बनी, वो कंप्लेंट्स कमेटी ही नहीं बनी, तो उनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ एक्ट है। ठीक है, तो इस वजह से भी कंप्लेंट्स आ ही नहीं पाती हैं। ठीक है, आ ही नहीं पाती हैं, पहुंच ही नहीं पाती हैं। और फिर आपका लास्ट इशू ये है कि इन केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कंक्रीट एविडेंस, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आते हैं स्पेशली एट वर्क प्लेस, इसमें सबसे बड़ा इशू ये हो जाता है कि आपको ना कंक्रीट एविडेंस नहीं मिलता है कौन सही कह रहा है। क्योंकि अगर क्लोज रूम में इंसिडेंट हो रहा है तो किसकी बात माने, किसकी बात ना माने, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है। और प्रॉपर एविडेंस क्या होता है, जब प्रॉपर एविडेंस नहीं रहेगा तो ट्रूथ नहीं पता चलता है। ठीक है, ट्रूथ नहीं पता चलता, और ट्रूथ नहीं पता चलेगा तो जिसके साथ ये चीज हुई है, ठीक है, उनको कभी भी प्रॉपर जजमेंट या प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है आपका कि कॉन्क्रीट एविडेंस का लैक है। और एक और इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट इशू है, आज ये हिंदू में आर्टिकल आया था, उसमें ये सारे इश्यूज प्लेस किए गए थे। एक और इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर हम पॉश एक्ट की बात करें तो अगर हम पॉश एक्ट की बात करें तो ये आपका स्पेसिफिकली आपका फीमेल्स के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली आपका फीमेल्स के लिए। अब सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेम सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर मेल एम्प्लॉइज के साथ हो रहा है, ठीक है, मेल एम्प्लॉइज के साथ हो रहा है, तो फिर इसके लिए तो कोई ना एक्ट है ना कोई आपकी आईसीसी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, कि जो पॉश एक्ट है आपका फीमेल सेंट्रिक है, ठीक है, फीमेल सेंट्रिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेल, वहीं अगर सेम मेल एम्प्लॉय के साथ भी हो रहा है तो वो कहां जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी बोली जा रही है कि मेल एम्प्लॉयज को भी इसमें ऐड करने की चीजें हैं। तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है, अगर इसे रिजॉल्व किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सभी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 10 या 10 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं, अगर उनको आईसीसी का गठन कराना है तो अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, आईसीसी की जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो आईसीसी का गठन है, ठीक है, इसके नंबर्स जो है 10 साल हो गए, अभी भी बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स फेडरेशन है जहां पे आईसीसी नहीं है। और शायद अगर ये अकाउंटेबिलिटी या इश्यूज इसी तरह रहे तो शायद अगले 10 साल भी शायद बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में आईसीसी का एस्टैब्लिशमेंट ना हो। तो ये पूरा आपका पॉश एक्ट, विशाखा गाइडलाइंस, रेसलर प्रोटेस्ट, ये सारी चीजें मैंने आज इस छोटे से वीडियो में आपको लिंक कराने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट होगा आप अपने डाउट्स को कमेंट्स में पिन डाउन कर सकते हो। सेशन कौन करने से पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा कि स्टडी आईक्यू ने स्टेट पीएससीज के स्मार्ट कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार की, चाहे हरियाणा की, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, किसी भी स्टेट की आप अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप स्मार्ट कोर्सेज में आप ज्वाइन कर सकते हो। 2023 के लिए भी, 2024 के लिए भी, इस साल भी और नेक्स्ट ईयर दोनों के लिए। गलती से वेबसाइट पे ये प्राइस मत पे कर देना। मेरा कोड जब तक नहीं लगाओगे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और मेरा कोड है RS Life। जैसे आप मेरा कोड इंटर करोगे यू विल बी एबल टू परचेज दीज स्मार्ट कोर्सेज आपका 4999 में। तो मेरा कोड लगाओगे तभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो उसके स्मार्ट कोर्सेज आपको मिल सकते हैं।
तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।